आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2 आपका चलेगा सदिश राशि और जो है कि अदिश राशि हम लोग पढ़ेंगे। इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि पढ़े थे मापन, और मापन में सब कुछ बताया गया था। मापन किसे कहते हैं, जो है कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं, और जो है कि परिणाम किसे कहते हैं, परिणाम जो है कि फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, परिणाम जो है कि क्या क्या मान होता है, परिणाम में क्या क्या मान होता है, यानी कि सब कुछ हम लोग देखे थे। और मूल राशियाँ कितनी होती है उनका मात्रक भी देखे थे। सब कुछ उसमें जो है कि क्लियर किया गया था कि आपका क्या क्या जो है कि मान होता है। और यदि अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं, मापन के चैप्टर को आप नहीं देख पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हम आज जो है कि हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय नंबर 2, जो कि आपका है सदिश और क्या अदिश राशि। और ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, पहले आपको सिर्फ समझाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ यदि वीडियो जो है कि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ही आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। आपका पहला है, देखिए भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशि, दूसरा क्या है सदिश राशि। पहले हम लोग देखेंगे जो है कि अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, यानी कि अदिश राशि क्या होती हैं, देखिए जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण परिमाण तो परिमाण की, देखिए किसी भी राशि का यदि परिमाण आपको बताना है तो उसमें दो राशियां मौजूद होती हैं। एक तो पहला होता है संख्यात्मक मान होता है, और दूसरा क्या होता है राशि। ठीक है, मूल राशियां 7 होती हैं, आप लोग जो है कि पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी राशि का परिणाम बताने के लिए दो मानों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान होता है, दूसरा क्या होता है मूल राशि, यानी कि जो है कि मात्रक साथ में जुड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मूल राशि कहते हैं। जिसे मूल्य राशि जो है कि हम लोग जानते हैं कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, तो किसी भी राशि का परिणाम बताने के लिए दो मानों की आवश्यकता होती है। एक तो संख्यात्मक मान और दूसरा क्या राशि। उस संख्यात्मक मान का क्या राशि, यानी कि राशि हम लोग चाहिए। अब देखिए कहता है जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, ये पूरा आपका क्या है परिमाण है। यदि देखिए 25 किलोग्राम है, उसमें से केजी यदि हटा दे तो वह परिमाण कहलाएगा नहीं, जब तक उसके साथ जो है कि मात्रक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, यदि संख्यात्मक मान और साथ में क्या मात्रक भी मौजूद होता है, तब आपका पूरा क्या होता है परिमाण होता है। ठीक है, अब देखिए दिशा की नहीं, यानी कि उसमें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं कि ये राशियां, यानी कि अर्थात ये जो राशियां होती हैं, कौन राशियां अदिश राशियां जो होती हैं, दिशा परिवर्तन के कारण, यानी कि हम लोग दिशा उसको भले ही बदल दें। जैसे मान लीजिए हम लोग को जोखना है, जोखते समय हम लोग भले ही पश्चिम और पूर्व के तरफ का जो है खड़े होकर जोखते हैं, यदि दिशा उसकी बदल देते हैं तो उसके भार में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही कह रहा है कि यदि ये राशियां दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती हैं, यदि हम लोग उसकी दिशा बदल देते हैं तो उसकी दिशा जब बदल देते हैं तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है, यानी कि हम लोग यदि उसकी जो है कि दिशा भी बदल, जैसे ये आपका है ना, यदि ये जितने ग्राम का है हम लोग जोखेंगे तो जितना ग्राम का होगा, क्या यदि हम लोग इस तरह से जो है पश्चिम और पूर्व के तरफ का यदि जो रख करके हम लोग जोखते हैं, क्या इसकी यदि दिशा हम लोग बदल दें तो क्या इसके भार में कोई अंतर होगा, नहीं होगा ना। तो वही आपका कह रहा है कि दिशा के परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती, यानी कि बदलती नहीं होती है, तो उसे जो है कि अदिश राशियां कहते हैं। समझे कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लंबाई हो गई, दूरी हो गई, भले ही लंबाई की दिशा हम लोग बदल दें, जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ यदि नापते हैं तो उसी लंबाई को यदि घुमाकर हम लोग नाप दे दूसरे, यानी कि उसी लंबाई को जो है कि दिशा बदल कर यदि नापते हैं तो उसके भार में कोई परिवर्तन, उसके जो है कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोर्ट दे, देखिए ये मान लीजिए जो है कि यदि यह 7 सेमी का हो, सपोर्ट दैट, ठीक है, यदि यह 7 सेमी का हो, यदि हम लोग इस तरह से यदि रखें हैं तो यह 7 सेमी का है, क्या इसकी यदि हम लोग इस तरह से दिशा यदि हम लोग इसको बदल दें, क्या इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना। तो वही कह रहा है कि यदि दिशा को परिवर्तन यानी दिशा बदल देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है, चलिए उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लंबाई है, दूरी है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, समय है, चाल है, यानी कि समय
समय भी है ना, समय को कितना दिशा यदि बदल दें, यदि घड़ी है, यदि मेरे पास एक घड़ी है, ऐसे यदि हम देखकर जो है कि इसका जो है कि समय देखते हैं, यदि क्या हम लोग दूसरी दिशा में यदि घूम जाए तो क्या इसका समय बदलेगा? नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समय, चाल, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा और क्या आदि। ये जो ऐसे मान हैं जिन जो है कि ये क्या होते हैं? अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, यानी कि इसका परिमाण बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए इसका है कि व्यक्त करने के लिए क्या, हाँ, परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब देखिए सदिश राशि, सदिश राशि का मतलब यह हुआ कि इसमें जो है परिमाण यदि जब भी आप बताएंगे उसमें क्या बताएंगे? दिशा भी बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये राशियां दिशा परिवर्तन के कारण, यदि हम लोग दिशा परिवर्तन कर दें तो ये राशियां क्या हो जाती हैं? बदल जाती है। यदि हम लोग दिशा को परिवर्तन कर दें तो ये राशियां क्या होती हैं? बदल जाती हैं। जैसे, तो इन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, भार, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र और क्या आदि। यदि हम लोग इनकी दिशा बदल दें तो इनके परिमाण में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सदिश निरूपण, सदिश निरूपण यानी सदिशों का जो निरूपण होता है कैसे किया जाता है वही आपको देखना है। सदिशों का निरूपण जो है कैसे करते हैं, कहता है कि सदिश राशियों को तीर द्वारा जो है कि निरूपित किया जाता है। जैसे वेक्टर हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, वेक्टर ए, ठीक है, और हम लोग इसमें पढ़ते हैं जो है कि मैथ आपका सेकेंड पेपर जो है उसमें भी आता है वेक्टर, आपको वेक्टर आता है ना। तो ये वेक्टर जो होता है यह दिशा को इंडिकेट करता है और दिशा के साथ साथ उनकी लंबाई को भी इंडिकेट करता है। लेकिन देखिए क्या कह रहा है इसमें, पहले सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की नोक, ये जो आपकी नोक है ना, तीर की ये नोक है, ठीक है, इस तीर की नोक को जो है हम लोग बाणाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बाणाग्र। ठीक है, जिससे हम लोग हेड बोलते हैं, ऐसे कह सकते हैं हेड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीर की नोक को हम लोग क्या कहते हैं? बाणाग्र कहते हैं, जो सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। किसकी दिशा को व्यक्त करता है? सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। ये इंडिकेट करता है कि इसमें भाई दिशा है, इसमें क्या है? दिशा मौजूद है, व्यक्त करता है। तथा तीर की लंबाई, अब देखिए ये जो बाणाग्र है, ये बाणाग्र जो है दिशा को तो इंडिकेट करता है, लेकिन जो बाणाग्र की लंबाई है, यानी कि जो तीर की लंबाई है, बाणाग्र की लंबाई नहीं, जो तीर की लंबाई है, यह इंडिकेट करता है क्या? सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है कि परिमाण जो है कितने का है। परिमाण की जो लंबाई है, सदिश की जो लंबाई है कितने की है। जैसे तीर है ना, तो इसकी कुछ लंबाई होगी कि नहीं होगी, तो यह इसका क्या कहलाता है? परिमाण। यानी कि ए का यह क्या बोलेगा? परिमाण। और बाणाग्र दिखाता है कि भाई ये क्या है? दिशा है, इसमें सदिश राशि। ठीक है, सदिश ए, यदि सदिश को हम लोग लिखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं वेक्टर ए, यानी कि ए के स्तर पे क्या तीर हम लोग लगा दें। जैसे आपका कोई मान बी है, बी जो है ऐसे मान लीजिए हम लोग ऐसे कोई इंडिकेट किए हैं, ये जो लंबाई है ये बी है, मान लेते हैं इसमें सदिश है तो इसके सर पे क्या लगा देंगे? वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर इस बी के जो है सर पे हम लोग तीर लगा देंगे तो इंडिकेट करेंगे क्या? वेक्टर बी, यानी कि यह कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, क्लियर है। और तीर जो है दिशा को इंडिकेट करता है, जो तीर की लंबाई होती है वह क्या इंडिकेट करता है? यानी कि सदिश के परिमाण को इंडिकेट करता है। इतना क्लियर है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, जो है कि अगला टॉपिक क्या है जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे सदिशों का योग। सदिशों का क्या? योग। कैसे सदिशों का योग किया जाता है जरा आप लोग समझेंगे उसको भी। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सदिशों का योग। पहले सदिशों का योग समझिए। कहता है कि यदि दोनों सदिश, दो आपके सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि उन दोनों सदिशों का जो दिशा है यदि सेम हो, यानी कि एक ही दिशा में दोनों सदिश हो, तो उनका यदि सदिशों का योग निकालना हो तो वेक्टर ए प्लस क्या हो जाता है? वेक्टर बी। कब? यानी कि आर बराबर होगा, सदिशों का योग आर बराबर हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस क्या? वेक्टर बी। जब एक ही दिशा में होंगे तभी होगा, ये नहीं कि विपरीत दिशा में हो तभी आप ऐड करेंगे। विपरीत दिशा में आप लेंगे तो आपका मान कम हो जाए, यानी घटेगा। तो इतना होगा कब? जब एक ही दिशा में दोनों होंगे तब।
और यदि सदिश वेक्टर बी, अब देखिएगा सदिश कह रहा है यदि वेक्टर बी जो है सदिश वेक्टर ए के विपरीत दिशा में है तो दोनों सदिश का योग क्या होगा आर। यदि योग निकालते हैं उनका तो आपका हो जाएगा वेक्टर ए आप प्लस हो जाएगा वेक्टर माइनस बी, इसके बाद प्लस से माइनस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी वेक्टर ए माइनस क्या वेक्टर बी होगा। कब, यानी कि यदि हम कहते हैं कि ये बताइए वेक्टर आर बराबर है वेक्टर पी और माइनस वेक्टर क्या है क्यू, यदि ये है तो आप इससे क्या समझते हैं, यानी कि ये दोनों सदिश हैं, ये जो आपके दोनों सदिश हैं दोनों सदिश एक ही दिशा में है या विपरीत दिशा में है। जब माइनस आ गया तो ये क्या है विपरीत दिशा में होंगे, और जब यहीं पे यदि प्लस कर दिया जाता तब तो ये क्या हो जाते हैं एक ही दिशा में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सदिशों का क्या योग। अब हम लोग समझेंगे समांतर चतुर्भुज का क्या नियम, कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, कि समांतर चतुर्भुज का जो नियम है ये क्या है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम में क्या क्या है आप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जो है कि समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, ये जो है कि आपका इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन चलेगा इस अभ्यास में, इस अध्याय का जो भी अभ्यास वाला क्वेश्चन चलेगा सेम जो है कि इसी प्रोसेस पर चलेगा। आप इसको याद रखना है, आपको ये फार्मूला है आपका और ये फार्मूला है और ये आपका जो है कि तीन फार्मूले पे जो है कि आपका पूरा जो है प्रश्नावली जो है कि समाप्त की जाएगी, यानी कि इन्हीं फार्मूलों का अधिकांश तौर से उपयोग किया जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, कहता है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, कहता है कि दो यदि सदिश हैं वेक्टर ए है और क्या है वेक्टर बी। देखिए ये दो सदिश हैं, ये वेक्टर ए का है ये वेक्टर ए का है और ये किसका है वेक्टर बी का, परस्पर थीटा कोण बनाते हैं। और देखिए वेक्टर ए जो है और ये वेक्टर ए जो है और वेक्टर ये क्या है बी, इनके जो बीच का ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, ए और बी यहाँ तक से यहाँ तक है ना, तो पूरा एंगल जो है कितने डिग्री का है थीटा डिग्री का है। परस्पर कार्य करते हैं यानी थीटा डिग्री पर एंगल पर यदि वह कार्य करते हैं तब सदिशों का यदि हम लोग परिमाण यानी सदिशों का यदि परिमाण सदिश यदि फाइंड करते हैं तो आर बराबर होता है अंडर रूट में, या नहीं है तो यहाँ पर करनी हटाएंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर यदि करनी हटाना नहीं चाहते हैं तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट क्या कॉस थीटा, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, कब जब दो सदिश हों ए और बी और इनके बीच का कोण थीटा डिग्री का या आपका मान दिया हो तब आपका जो है कि परिमाण सदिश यदि निकालना है तो आर बराबर इस फार्मूले पर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ये है, ठीक है, पहले हम लोग इसको स्टार्ट किया, इसके बाद ये अब कहता है कि यदि परिणामी सदिश वेक्टर आर, ठीक है, कहता है कि यदि परिणामी सदिश वेक्टर आर जो परिणामी जो पूरा सदिश है इसको कैसे इंडिकेट कर वेक्टर आर है ना, आर है। अब देखिए इसके सर पे यदि वेक्टर लगा देते हैं तो इसका जो है कि लिखने की जो आवश्यकता नहीं है, वो वेक्टर ये खुद जो है कि परिमाण को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब परिमाण हो गया ये वेक्टर आर सदिश वेक्टर ए के साथ यदि अल्फा कोण बनाता है। अब देखिए ये जो परिमाण वेक्टर आर है ये जो आपका मान है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल इसके साथ बन रहा है और यदि अल्फा कोण बनाता है, ठीक है, तो उस समय टेन थीटा बराबर हो जाएगा फार्मूला बी साइन थीटा बटा में क्या ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को भी आप लोग याद रखेंगे। अब तीसरा है यदि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, यदि दो सदिश हैं परस्पर एक दूसरे के लंब हैं तो हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंब होती हैं तो वहाँ पर जो है कि उनके बीच कितने डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का ना, तो उस समय आपका होगा वेक्टर आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो मान आपका है ये टोटल मान आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। क्लियर है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका कुछ प्रोसेस रहा जो हम आपको जो है पहले भी इसलिए बता दिए हैं ताकि आप याद रखेंगे जब अभ्यास शुरू किया जाएगा अगले दिन तो आपको जो है कि आसानी से समझ में आ जाए। तो आप जो है अधिकांश तौर से इन फार्मूले को यानी कि इन जो है तीनों फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे, इसी फार्मूले पर जो है कि अभ्यास शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे
और अभी तक हमारे साथ जो है कि नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपका जो है कि अभ्यास शुरू किया जाएगा और इन फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसी फार्मूले पर हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे। और सोल्यूशन करेंगे जब ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।